ट्रू। हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाला मेरठ, मेरठ का इतिहास कई शतकों पुराना है, कई वर्षों पुराना है। जैसे मेरठ ने 1857 की क्रांति में पहली चिंगारी फूंकने और स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत करने का महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक उसी तरह मेरठ की धरती से एक और मसीहा क्रांतिकारी का जन्म हुआ। मेरठ के गरीबों का मसीहा, दुख दर्द में उनके साथ खड़ा होकर उनके दुख दर्द को दूर करने वाला और उनके दुख दर्द को दूर करके खुशियों को दुगना करके अपनी अलग पहचान बनाकर उन्हीं लोगों के बीच रहकर अपना नाम व अपने शहर का नाम रोशन किया। आदाब नाजरीन, मैं बात कर रहा हूं सनव्वर ताहिर और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद सनव्वर। आज हमारे मेहमान हैं बदर अली। आज हम इनकी स्ट्रगल और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बदर अली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, अपने बारे में बताएं, आपकी क्या स्ट्रगल है, आप इस सफल राजनेता हैं, कैसे आप यहां तक पहुंचे, कुछ अपने बारे में बताएं। देखिए, 2008-9 से हम लोग मेट कॉलेज में और सीसेस यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति में थे। जी। आहिस्ता आहिस्ता वहीं से स्ट्रगल सीखा और कैसे आवाज़ उठाई जाती है वो हमने वहाँ पर छात्र नेताओं के साथ रह करके सीखा। जी। फिर 2011-12 में हमें लगा कि हमें एक अपना अलग संगठन बनाना चाहिए। जी। जो उन लोगों की आवाज़ उठाए जो बेसहारा हैं, गरीब हैं या जिनकी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। जी। तो हमने 2011-12 में युवा सेवा समिति के नाम से संगठन बनाया। जी। और उस संगठन में आहिस्ता आहिस्ता लोग जुड़ते रहे। जी। और जैसे जैसे वक्त बीतता रहा, हर गरीब की आवाज़ को उठाना, उसके साथ खड़े रहना हर मुद्दे पर, चाहे वो अस्पताल की बात हो जी, या किसी पे जुल्म की बात हो, या कहीं पे ऐसा है कि किसी की बहन की शादी नहीं हो पा रही है उसकी मदद की बात हो, किसी के इलाज की बात हो, तो जहां भी जरूरत पड़ी युवा सेवा समिति वहां पर खड़ी हुई और हर गरीब को इस बात का एहसास कराया कि हाँ, आप परेशान ना हो, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। आज हर दुखियारा जो है, परेशान हाल इंसान बदर अली की तरफ देख रहा है। इसका क्या रीजन है कि बदर अली ही क्यों? कोई भी दुखियारा, कोई भी परेशान बदर अली कोई देखता है, ऐसा क्या रीजन है? ऐसी क्या खूबी है आपके? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो हमारे नेता है जी, हम जिनको वोट देकर सीटों पर बिठाते हैं जी, उनके जहन में एक बात ये फिट बैठी हुई है जी, कि हम कुछ करें या ना करें, लोग हमें वोट देंगे। जी। खास तौर से जो हमारी कौम है वो उन्हें वोट देगी। तो इसी गलत फहमी के चलते उन लोगों ने गरीबों से, मजलूमों से दूरी बनाई। जी। जब वो वहां पर उनकी चौखट पे जाते हैं तो एक ही जवाब आता है कि अभी यहाँ पर विधायक जी नहीं है, या तो वो बिजी हैं जी, या वो लखनऊ है। तो कोई भी परेशान हाल आदमी एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, लेकिन उसे अगर मदद हाथों हाथ चाहिए तो सोचता है कि मुझे अब एक ऐसी चौखट की जरूरत है जहां मैं जाऊं और जो है मेरी मदद मिल जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने इन 12-15 सालों में हर गरीब में, मजलूम में ये भरोसा पैदा किया है कि अगर आप परेशान हाल हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चाहे रात के 2 बजे हो, चाहे रात के 3 बजे हो, आप किसी भी वक्त में हमारी चौखट पे आइए और हम जिस काबिल भी हैं आपके साथ में खड़े हुए हैं। अब बात है थी मदद की। आप अगर देखेंगे कि मैं मेरठ शहर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे मेरठ जिले की बात कर रहा हूं जी, कि एक ऐसा आदमी वो जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, जी, जिसके पास अच्छे पहनने के लिए कपड़े नहीं है, वो किसी भी बड़े नेता के पास जाते में इसलिए घबराता है कि मैं जाऊंगा तो मेरे चप्पल देख करके, मेरे फटे कपड़े देख करके कहीं मुझे भगा ना दे, अंदर जाने दे। लेकिन वही आदमी अगर बदली के पास आता है तो पूरे हक से वहां पर बैठता है और कहता है कि साहब मुझे ये परेशानी है। तो अल्लाह का शुक्र है, चाहे इलाज की बात हो, चाहे उस इंसान के बहन के निकाह की बात हो, या चाहे उसके बच्चों की फीस की बात हो, कुछ भी हम लोग करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसकी मदद करते हैं। जैसा आपने कहा कि बच्चों के निकाह की बात हो या हॉस्पिटल के, तो इस सब के लिए फंडिंग चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है। इस पैसे का इंतजाम कैसे होता है? देखिए, ये क्वेश्चन जो है जी, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं। जी, जी, जी। देखिए,
पैसा जो है, जी कौम पैसा देने के लिए बैठी हुई है। जी बस शर्त यह है कि आपके ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि जो पैसा कौम हमें दे रही है वो पैसा सही जगह जाए। जी तो इस भरोसे को कायम हमने किया, और इस भरोसे को कायम करने में हमने अपनी, ये लगा लीजिए कि जो जिंदगी का 15 साल जी हमने भरोसा जीतने के लिए आवाम को दिए, इस कौम को दिए। तो आज अगर हम किसी बात के लिए कहते हैं कि हमें फला फला आदमी की मदद करनी है, जी फला फला आदमी के ऑपरेशन कराना है, या फला फला हमें वो जो है वो भी प्रोग्राम करना है, तो सिर्फ मैसेज डालने की देरी है। अल्लाह का शुक्र है कौम पैसा लिए बैठी हुई है। एक मैसेज डाला और जितने की जरूरत है आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में वो उतने पैसे इकट्ठा हो गए। लेकिन ये जो भरोसा जो है, ये भरोसा एकदम नहीं बना। इसके लिए 22 मुकदमे झेले हैं, जेल भी काटी है और परेशानियां भी उठाई है, और वक्त बेवक्त में अपने आप को ऐसा भी साबित किया है कि जिस काम के लिए कोई इंसान लाखों रुपए देने के लिए बैठा था, जी जब वो हमने उस काम को बिना पैसे के कराया गया तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे भरोसा बनता गया, और आज वो भरोसा इतना बन चुका है कि सिर्फ एक मैसेज आप डालो और आपके पास जितनी जरूरत है उतना पैसा आपको आधे घंटे में पहुंच जाता है। अच्छा, आपने अभी बताया कि 22 मुकदमे हैं, मुकदमों का क्या राज है, कैसे मुकदमे लगे? 22 मुकदमे तो एक बड़ी तादाद होती है। और कौन कौन से मुकदमे आप पर चल रहे हैं? देखिए, मेरे पे जो भी मुकदमे हैं जी वो सब मुकदमे पॉलिटिकल है। 2019 में हमारा एक आंदोलन था मॉब लिंचिंग को लेकर के, जी तो उसमें सरकार की निगाहें और प्रशासन की निगाहें हम पर टेढ़ी थी। जी उन्होंने हमसे मना किया कि आप इस प्रोटेस्ट को मत कीजिए, जी लेकिन हम आवाम को मैसेज दे चुके थे और पीछे हटना मुनासिब नहीं था। अगर पीछे हटते तो मैसेज यही जाता कि जैसे बाकी लोग अपने घर बैठे हुए डर के, ऐसे बदली भी अपने घर बैठ गया डर के। जी तो हमने जो उस प्रोटेस्ट को बिल्कुल संवैधानिक तरीके से अंजाम दिया, जी अपना ज्ञापन सौंपा, लेकिन कुछ नेताओं के साथ मिलकर के बीजेपी के नेताओं ने हम पे 22 मुकदमे लगवाए, और फिर हम 5.5 महीने की हमने जेल भी काटी। लेकिन ये सब चीजें इसलिए रही कि सिर्फ और सिर्फ के बदरली कौम की आवाज को क्यों उठा रहा है, और इस पर इसलिए मुकदमे लगा दिए जाएं या इसे जेल इसलिए भेज दिया जाए कि ताकि इसकी जेल से आने के बाद हिम्मत टूट जाए जी और अपने घर बैठ जाए। लेकिन जहां पर बहुत सारे माओं का, बहुत सारी बहनों का, बहुत सारे साथियों का जहां प्यार रहता है, दुआएं रहती है, तो वहां पर हिम्मत टूटने का तो मतलब ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की है, आप सपा में भी थे, आप AIMIM ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन आजाद समाज पार्टी ही क्यों ज्वाइन की? इसके पीछे का क्या राज है? देखिए जी आजाद समाज पार्टी को सबसे बड़ा हमारा रीजन ये है साथ आने का, जी कि जितना जुल्म इस बीजेपी की सरकार ने जी हम पर किया, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इतना जुल्म किसी और नेता पर नहीं किया। जी तो हमें ये लगता है कि अगर इस जुल्म का बदला लेना है जी और ये जुल्म आगे और किसी पर ना हो, जी तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम कैसे अब जो है वजूद में आए, जी कैसे हम ताकत में आए। ताकत में आने के लिए अगर सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाएं जी तो भी हम बीजेपी को सत्ता से बेदखल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जी उसके लिए क्या चाहिए? हमें प्लस वोट चाहिए। जी। अब आज के वक्त में मुसलमान के साथ में अगर मजबूती के साथ में दलित लगता है तो जी। 20% मुसलमान, जी। 20% दलित, 40% जब ये इकट्ठे। एकजुट होगा तो जी। बाकी जो ओबीसी का वोट हमें चाहिए 2%, 3%, 4%, वो भी जब मुसलमान और दलित एकजुट होगा तो ओबीसी वोट भी साथ में आ जाएंगे। आ जाएगा। तो जब तक दलित और मुसलमान एकजुट नहीं होगा, बीजेपी सत्ता से बेदखल नहीं हो सकती। तो हमने आजाद समाज पार्टी का दामन सिर्फ इसलिए ही थामा कि अगर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है तो मुसलमानों की मजबूरी है कि चंद्रशेखर भाई के हाथों को मजबूत करना।
और इस बात को मुसलमान जितनी जल्दी समझ ले जी उतना बढ़िया है। सरकार आज बदले या 5 साल बाद बदले या 10 साल बाद बदले, जब भी बदलेगी तो चंद्रशेखर आजाद ही सरकार को बदल सकते हैं। समाजवादी पार्टी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वोट कहां से लाओगे भैया? आपके पास मुसलमान के अलावा कोई और है? कौन सा वोट है आपके पास भाई? आज आपके जो है 111 विधायक है जी 2027 में अगर सारे मुसलमान फिर दोबारा से छन छन के वोट समाजवादी पार्टी को दे भी दे तो ये सीटें बढ़ के 111 से 20 तो हो सकती हैं, जी 130 हो सकती हैं, लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा 203 का चाहिए वो नहीं आ सकता, क्योंकि प्लस वोट कहां से लाओगे आप? तो प्लस वोट सिर्फ अगर इस देश में किसी के पास में है तो वो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भाई चंद्रशेखर आजाद के पास है। AIM क्यों नहीं ज्वाइन करी? वहां भी तो मुसलमान चेहरे हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद जी हैं ऐसे ही भाई दोनों का गठबंधन है। क्या यूपी में दोनों का गठबंधन होगा? इसके लिए कोई शब्द? देखिए 2027 में यूपी में दोनों पार्टियों का गठबंधन होगा? इन दोनों पार्टियों के गठबंधन का तो ये तो हमारे राष्ट्रीय नेता ही जी। इसको तय करेंगे और वहां से ओवैसी साहब तय करेंगे। जी लेकिन जहां तक सवाल है कि हमें MIM में क्यों नहीं गए, देखिए ओवैसी साहब एक बहुत बड़े नेता है, जी बहुत साफ सुथरे ईमानदार नेता है, जी इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ का जो पैटर्न है जी कि आप अगर सारे मुसलमान एकजुट होकर के जी वोट करें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 8 सीटें निकाल या और ज्यादा बढ़ा लो 12 सीटें आप जीत सकते हैं अगर मुसलमान एक तरफा वोट करें यूपी में। जी यूपी में। तो अब अगर आप 8-10 सीटों पे एकजुट होंगे तो बाकी सीटों पर तो दूसरी जो पार्टी लोग हैं 80% लोग हैं वो हो जाएंगे एकजुट। तो अगर हमें बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है तो सिर्फ मुसलमानों के बलबूते पर जी या एकजुट होकर के हम बीजेपी को सत्ता से बेदखल नहीं कर सकते। हमें प्लस वोट चाहिए और वो प्लस वोट कहां है आज? बस ये बताइए कि प्लस वोट और किस पार्टी के पास में है भाई? या तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के पास जी, था, जी। लेकिन मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि वो अपना दबाव में घर बैठी हुई हैं। तो इसीलिए कि अगर प्लस वोट चाहिए तो हम सबको साथ चंद्रशेखर भाई का देना चाहिए। अकेले मुसलमानों के बलबूते बीजेपी सत्ता से बेदखल नहीं हो सकती। अपने एक हॉस्पिटल बनाया था 2019 में, उसे सरकार ने जमीन दोस्त कर दिया, उसका क्या क्या था? उसका भी हमारे दर्शकों को बताएं जरा, कैसे क्या मामला रहा? देखिए हमने उस अस्पताल की नींव 2017 में रखी थी जी और वो अस्पताल हमने इसलिए बनाया था हम सब लोगों ने मिलकर के कि जो गरीब बेसहारा लोग हैं जी जिनके पास पैसे नहीं है वो अपना आए और ये इलाज कराए। लेकिन जब हम जेल गए जी 2019 में तो मैं जब जेल में था तो मुझसे जेल में आने के बाद कुछ बड़े अधिकारी मेरे पास में आए जी और जेल जाने के बाद मुझसे कहा 2 दिन बाद ही जेल में? हाँ जी जेल में कि हमें मालूम है कि तुम जेल से वो जो मुकदमों से नहीं टूटोगे आप, अब अगले 24 घंटे में हम आपको ऐसी चोट दे देंगे कि आप उस चोट को पूरी जिंदगी याद रखोगे। तो मुझे लगा शायद जो है 1-2-4 मुकदमे और ऐड कर देंगे और लगा देंगे हाँ जी, या कुछ और हो सकता है तो थोड़ा जेल में और हमें कुछ टाइम ज्यादा बिताना पड़ेगा। ज्यादा बिता लेंगे या हमें परेशान कर लेंगे और जी, जी। लेकिन हमें उम्मीद ये नहीं थी कि ये लोग उस अस्पताल को तोड़ने का प्रोग्राम बना रहे हैं जो कि बदर अली के नाम पे भी नहीं था। अगर अस्पताल की जमीन का बैनामा आप देखेंगे जी तो उस जमीन के बैनामे में बदर अली का या उसके परिवार का किसी भी आदमी का नाम नहीं है। वो एक ट्रस्ट के नाम पे अस्पताल है। हमने यही कहा कि अगर आपको उसको कोई बात गलत भी है, उसका मानचित्र पास नहीं है जी तो आप उसमें सील लगा दो, हम उसका मानचित्र पास करा लेंगे, या अगर हम पे पेनल्टी लगानी है तो आप हम पे पेनल्टी लगा दीजिए। जी लेकिन सरकार को ये मैसेज
देना था कि अब इस उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा वो जेल तो जाएगा जाएगा, साथ में उसकी जो भी मिल्कियत है उसे बुलडोजर से हम तहस नहस कर देंगे। और एक बात और कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो बुलडोजर प्रथा जो शुरू हुई वो हमारे अस्पताल से शुरू हुई। 7 जुलाई 2019 को जी। पहली बार बुलडोजर जब चला तो हमारे ही अस्पताल से शुरुआत हुई, उसके बाद ही जगह 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 बुलडोजर प्रथा शुरू हुई। क्या बदरली दोबारा हॉस्पिटल बनाएंगे? देखिए, अस्पताल को हमने बनाने के लिए जगह ले रखी है जी। 324 मीटर बुद्धा में, यहीं पे लोहिया नगर में एक बुद्धा विहार। जी हाँ, बुद्धा एनक्लेव में। जी जी। तो उस जमीन को हमने ले रखी है। जी। हमारा प्लान ये था कि जो अस्पताल की जमीन इस वक्त में पड़ी हुई है जी। उस जमीन को बेच करके जी। उसका पैसा हम एमडीए में जमा कर देंगे, जो हमने 324 मीटर अस्पताल बनाने के लिए अपूर्व जगह ली है। लेकिन कुछ बीजेपी से मिले हुए लोगों ने जी। कि कहीं ये अस्पताल दोबारा वो ना बन जाए, तो उस जमीन पर मुकदमा उन्होंने डाल रखा है कि भाई ये अस्पताल की जमीन वो ना बिके। जी। और दूसरा, उस अस्पताल की जमीन को बेचने के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से परमिशन के लिए अब प्रार्थना पत्र दे रखा है कि जो जमीन ट्रस्ट के नाम पे होती है जी। तो उसे बेचने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज अनुमति देते हैं। जी। तो हमने वहां पर अनुमति के लिए, परमिशन के लिए प्रार्थना पत्र दिया हुआ है कि साहब आप हमें इस जमीन को बेचने के लिए आप हमें जो है वो दें अनुमति। जी। अब जज साहब का, कोर्ट का कहना यह है कि भी ये जमीन आप क्यों बेच रहे हैं कि साहब जमीन हम इसलिए बेच रहे हैं कि ताकि इसका पैसा हम यहाँ से उठाएंगे और जो दूसरी जगह जो हमने एमडीए से अप्रूव ली है हम वहां पर जमा कर देंगे। लेकिन अब कुछ बीजेपी से जो लोग मिले हुए हैं जो नहीं चाहते कि अस्पताल नहीं बने, तो उन्होंने एक तो सिविल का मुकदमा डाल ही रखा है, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पर परमिशन ना हो इसके लिए भी तरह तरह की हर तारीख पर आपत्ति लगाते रहते हैं, सिर्फ परेशान करने की नीयत से। तो कब तक बन सकता है हॉस्पिटल? कब तक, क्या उम्मीद है? देखिए, इसमें हमारी कोशिश तो ये थी कि इसके अस्पताल को जो है अभी बनाया जाए। पिछले 2023-24 में हमने जब ये दोनों हमने वो लिए प्लॉट जी, तो कोशिश थी कि हमारी कि इस पे काम शुरू कर दिया जाए। लेकिन फिर सब साथियों ने मशवरा ये किया कि हमने अस्पताल बनाया और अस्पताल बनाने के बाद में फिर कोई ना कोई बात पर बीजेपी के लोग आगे आएंगे, सरकार की निगाह टेढ़ी रहेगी और किसी न किसी बात पे दोबारा परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो पहले ताकत हासिल करते हैं और ताकत हासिल करने के बाद में फिर एक अस्पताल क्या आप 10 अस्पताल बना लेंगे। तो पहले सब टीम का मशवरा यही हुआ कि पहले ताकत हासिल करी जाएगी और ताकत हासिल करने के बाद में वो फिर अस्पताल बनाया जाएगा। ताकत हासिल करने के लिए तो चुनाव लड़ना पड़ेगा। कहां से लड़ोगे, शहर से या दक्षिण से? देखिए, जो टीम का जो मशवरा है हमारा, पहले हमारी ये सोच थी कि शहर और दक्षिण जी दोनों सीटों पर हमारी तैयारी थी जी। लेकिन अब जो है सब टीम का मशवरा ये हुआ है और जो आवाम है और जो लोग हैं जो 24 घंटे हमसे हमारे आना जाना लगा रहता है और शहर में हम लोग आते जाते हैं, तो सबका कहना ये है कि आपको शहर से चुनाव लड़ना चाहिए। अगर चंद्रशेखर भाई का आदेश होता है और वो हमें कहते हैं कि आपको चुनाव लड़ना है तो मेयर शहर से चुनाव लड़ा जाएगा इंशाल्लाह। मेरठ शहर से? जी, मेरठ शहर से। मेरठ शहर में जो अपोजिट का कैंडिडेट है, कौन से को आप टफ मान के चलोगे कि मेरे लिए ये सबसे ज्यादा टफ रहेगा? कौन सा कैंडिडेट, बीजेपी या सपा? देखिए, हमारा चुनाव जी सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी से रहेगा जी, क्योंकि मेरठ की जनता ने 2 बार रफीक अंसारी साहब को विधायक बनाया जी, और अब मेरठ की जो आवाम है वो इस बात को महसूस कर रही है कि जो इंसान 2 बार जीतने के बाद नहीं आए, तीसरी बार वो कैसे आ जाएंगे। तो अब ऐसे आदमी को हमें स्टैंड करना है कि जो हर वक्त अवेलेबल हो, जो जेल से ना डरे जी, जो मुकदमों से ना डरे, जिसके पास कोई फैक्ट्री ना हो, जिसके पास
और कोई कॉम्प्लेक्स ना हो, जिसके पास कोई कारोबार ना हो, या जिसे इस बात का डर और खौफ ना हो कि अगर मैं बीजेपी वालों के खिलाफ बोला तो मुझे जेल ना भेज दे या मुझ पर मुकदमे ना वो लगा दे। तो कौम को, मेयर शहर की आवाम को अब ऐसे आदमी की जरूरत है जो हर वक्त बीजेपी के सामने कोई वक्त आन पड़े तो आके खड़ा हो जाए, वो डर के मारे घर ना बैठे। तो इसलिए हमारा सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी से रहेगा और इंशाअल्लाह ताला ऐतिहासिक वोटों से हम लोग जीत हासिल कर रहे हैं। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा, आपने उसमें कहा कि 7 सीटों में 5 सीटें हम चंद्रशेखर भाई को देंगे। मेरठ की जो 7 सीटें हैं उनमें से 5 सीटें, तो क्या चंद्रशेखर आजाद और भी सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, हमारी जो मेहनत है वो जी पूरे मेरठ जिले के साथ साथ और जो है बाकी जो जिले हैं पश्चिम के, उनमें मेहनत चल रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता आजाद समाज पार्टी की मेहनत आवाम तक पहुंच रही है जी। और हम मुसलमानों को यही बात समझा रहे हैं कि अगर आपको 2027 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है तो समाजवादी पार्टी को वोट दे करके कोई फायदा नहीं है जी। अगर आप आजाद समाज पार्टी को, चंद्रशेखर आजाद भाई को मजबूत करते हो जी। तो दलित आपके साथ में आएगा और दलित और मुसलमान मिल करके ही भाजपा को सत्ता से बेदखल कर सकता है। तो बाकी जो 5 सीटें हैं उन पे भी मजबूती से आएंगे प्रत्याशी और पूरी ताकत से जो चुनाव लड़ा जाएगा और आप देखेंगे कि 7 में से 5 सीटें हमारे पास होंगी। हो सकता है कि आज इन लोगों को बड़ी बात लग रही हो, लेकिन ये बड़ी बात इसलिए नहीं है कि जब चंद्रशेखर आजाद भाई गठबंधन के सामने 1,51,000 वोटों से जीत हासिल कर सकते हैं तो हम भी 5 सीटें 7 में से जीत सकते हैं। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप कौम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कौम को यही मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोग मेहनत से, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग मेहनत से अपनी पढ़ाई करें और सबसे बड़ी बात कि अपने माँ और बाप की इज्जत करें, उनको प्यार की निगाह से देखें, जो वो कहे उसे माने। और तीसरी बात यह है कि जो 2027 का आने वाला चुनाव है, खास तौर से जो कि नौजवान तबका है, वो ऐसे आदमी को सपोर्ट करे जो 24 घंटे कौम के लिए खड़ा हुआ हो और जिसने अपना सब कुछ खो करके कौम का भरोसा कमाया हो। तो उसका हक बनता है कि आप सब लोग नौजवान साथी उसका साथ दें और मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारी मेहनत को देख करके 2027 में हमें पूरी ताकत देने का काम करेंगे इंशाल्लाह। अब हमारे चैनल के लिए 2 शब्द कहें। देखिए, बहुत शानदार चैनल आपका है और मैं सभी लोगों से रायबाना दरखास्त मेरी ये है कि आप इनके चैनल को लाइक करें और इनके चैनल को फॉलो करें। शुक्रिया, आप आए, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, आपके दिल की गहराइयों से शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ठीक है साहब।